हम देखते हैं कि बजट जब आने वाला होता है तो उस वक्त एक अजीब व गरीब सी सूरत हाल बन जाती है। ऑर्डर का पास होना, 2019 के केसेस टाइम बार्ड हो रहे हैं, एफबीआर के पास अपना टारगेट पूरा नहीं होता। आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर आप जितनी भी एक रीज़नेबल बात या रैशनैलिटी के साथ आप एफबीआर के साथ या इवन फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ बात करेंगे तो वहाँ से जवाब ये आएगा कि हम वी आर अंडर द आईएमएफ प्रोग्राम, और आईएमएफ प्रोग्राम जो है वो कोई कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं है। 11 के अंदर आपने देखा कि कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि पहले 111 का ऑर्डर पास हो, उसके बाद फिर 129 में शो कॉज करके और फिर उसका ऑर्डर पास हो। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट राउंड में जजमेंट आई कि सेपरेट नोटिस इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज के 111 में जब तक कमीशन अपना ओपिनियन फॉर्म नहीं करेगा कि इज़ अनसेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन अबाउट द सोर्स ऑफ इनकम और इन्वेस्टमेंट, तो उस पर जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि आप सेपरेट नोटिस दें तो उसको सरकमवेंट करने के लिए अमेंडमेंट कर दी इन्होंने। बौखलाहट थी, टारगेट इनका पूरा नहीं हो रहा था, वो एक ऑर्डिनेंस ला के 2 पेज का और उन्होंने 140 और 138 के अंदर ओपन पावर दे दी एफबीआर को कि वर्चुअली आप जो है वो क्लिप कर रहे हैं पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट टू ग्रांट द स्टे। तो आई थिंक दैट के इस पे कुछ लॉयर्स का व्यू भी है हमारे डिस्कशन। सुप्रीम कोर्ट में 4C पेंडिंग है, CBT पेंडिंग है, इसका मतलब है और दूसरे जो 7E पेंडिंग है और 50% पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जो बाकी का 50% है तो आज की डेट पे इसका मतलब है वो रिकवर करेंगे। चाहे तो कर सकते हैं, मतलब इस ऑर्डिनेंस को अगर आइसोलेशन में कमिश्नर देखेगा तो वो अटेम्प्ट कर सकता है, एंड देन अगेन इट विल बी अ contest between the stay order granted by the Supreme Court under the Constitution and this 138 जो सिंध हाई कोर्ट ने अगर वो अगेंस्ट कर दिया तो इसका मतलब ये है कि लाहौर के भी जो टैक्स पेयर हैं, चाहे लाहौर डिसाइड करे या ना करे, लिखा हुआ है इसका यही मतलब है। इस पर कोई क्लैरिटी कोई ये 2-3 दिनों में देखिए बात तो एफबीआर से अभी तक तो नहीं हुई है, बट हमारी जो रीडिंग है और हमारी जो कुछ लॉयर से भी बात हुई है तो लिखे हुए का तो यही मतलब है। समझो कि कोई भी इशू आज अगर हाई कोर्ट से डिसमिस हो गया तो क्या इसका ये भी मतलब है कि अगर कोई नीचे फोरम्स पे वो इशू पेंडिंग है ट्रिब्यूनल में या कमीशन अपील में तो वहाँ भी जाके वो कर लेंगे रिकवरी। बिल्कुल मतलब इसके तो एक एक लफ्ज़ पढ़ने के बाद तो इसका तो बहुत वाइडर इम्प्लीकेशन है। बिल्कुल है, ऐसा हो सकता है कि अगर किसी एक पॉइंट पे अगर कोई फॉर एग्जांपल लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है और मेरी उस इशू से रिलेटेड एक अपील कराची के अंदर कमीशन अपील के पास भी इवन पड़ी हुई है या ट्रिब्यूनल के पास पड़ी हुई है और मुझे एक स्टे भी मिला हुआ है कि जब तक मेरी अपील पेंडिंग है मुझसे रिकवरी ना की जाए, इससे तो ये लगता है कि वो भी गया। 28 एप्लीकेबल है या आज की डेट पे नहीं है? नहीं है कि 28 I know 28 आपने कह दिया आज की डेट पे नहीं है, और 709 जो है वो सॉर्ट ऑफ एक डेडलाइन लेके आया कि कॉर्पोरेट सेक्टर नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर को इस डेट तक इंडिकेशन करनी है। तो इसका मतलब 28 की एब्सेंस के अंदर तो आज की डेट में एफबीआर को नोटिफाई करना चाहिए। मेरी खुद बात हुई, मेंबर पॉलिसी से भी बात हुई, मेंबर ऑपरेशन से भी बात हुई, तो उनसे तो बड़ा क्लियर है, राइटिंग में भी उन्होंने हमें कंफर्म कर दिया कि सब कि ये सब पे एप्लीकेबल है। 5C ऐसा नहीं लगता कि ये किसी एक दो के मखसूस के लिए आपने देखा होगा जिस दिन ये आया उसके अगले दिन एक कंपनी ऐसा नहीं था कि वो एक्चुअली उस पर अप्लाई कर दिया गया, किसी एक के लिए तो नहीं आया। एक वॉचमैन बैठाया जाएगा एफबीआर का तो शायद चोरी ना हो, ये एक थ्योरी में तो बहुत अच्छा लगता है। टैक्स पेयर और आज ये सारी बार्स और सारी अकाउंटिंग बॉडीज रिक्वेस्ट कर रही हैं कि 1-2% आप टैक्स रेट बढ़ा दें, लेकिन इनको आप फाइनल टैक्स रिजीम में लेके आ जाएं। SIFC ने भेजी है अपनी रिकमेंडेशन टू दी एफबीआर कि FTR रिजीम को दोबारा बहाल किया जाए फॉर एक्सपोर्टर्स। या तो फिर एक फैसला करें कि फाइनल टैक्स रिजीम हो, फिर सब, और फिर हो तो फिर सबके लिए हो। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट पॉइंट में मैं हूं हैदर इमाम। बजट 2025-26 कुछ ही दिनों में पेश होने जा रहा है। जिस तरह से एफबीआर का तरीक़ेकार है, हर दफ़ा कुछ अकाउंटिंग बॉडीज़ से, ट्रेड बॉडीज़ से और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से और टैक्स बार से ये प्रपोज़ल देते हैं, और आज की डेट पे ये सारी बॉडीज़, चाहे वो अकाउंटिंग बॉडीज़ हो या टैक्स बार हो, वो बजट प्रपोज़ल अपने सबमिट करवा चुकी है एफबीआर को। इस वक्त देखने वाली बात ये है कि ये बजट किस हद तक गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट कर सकती है, जो कि इसके पास आईएमएफ का प्रेशर भी है और बजट टारगेट्स भी है। आज के दिन में हम देखें 850 बिलियन का शॉर्टफॉल है 10 महीने के अंदर, और एफबीआर वो टारगेट्स पूरे नहीं कर सका, जिसकी वजह से वो कुछ अमेंडमेंट्स भी लेके आ रहे हैं, कुछ ऑर्डिनेंस भी लेके आ रहे हैं।
तो ये प्रपोज़ल किस हद तक एक्सेप्ट होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आज अपने हम एपिसोड के अंदर एक टेक एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, आसिफ हारून साहब, जिनसे हम ये सारी बातें करेंगे। और स्पेशली ये जो टैक्स में, सेल टैक्स में ख़ास तौर पर जो इंटीग्रेशन का मामला आया है, इस पे भी हम बात करेंगे। और जो रिसेंटली आज से 2-3 दिन पहले अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया, जिसके तहत एफबीआर के पास एक ओपन पावर दे दी गई है कि वो किसी का भी बैंक अकाउंट्स अटैच करके उस पर पैसे निकालेगा। वो क्या कंडीशन है, वो किस तरह से हो रहा है, और कुछ टेलीकॉम कंपनीज से रिकवरीज भी होनी शुरू हो गई हैं। इस पे भी हम बात करेंगे। ये आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं बिजनेस पे, इसके क्या असरात पड़ेंगे, हम इस पर बात करेंगे। आसिफ हारून हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। सवाल शुरू इस तरह से करते हैं कि हम देखते हैं कि बजट जब आने वाला होता है तो उस वक्त एक अजीब व गरीब सी सूरत हाल बन जाती है। ऑर्डर का पास होना, 2019 के केसेस टाइम बार्ड हो रहे हैं। एफबीआर के पास अपना टारगेट पूरा नहीं होता, जिसके लिए वो किसी से एडवांस टैक्स और किसी से जो है वो प्रेशराइज करके टैक्सेस जो है वो लेके अपने टारगेट पूरा करने के चक्कर में लगे हुए हैं। जिस तरह से इन सारी अकाउंटिंग बॉडीज़ हैं, आपने देखा ICAP ने भी, ICMA ने भी और कराची टैक्स बार ने, सब ने प्रपोजल्स एफबीआर को अपने दे दिए। आपका एक्सपीरियंस चूँकि रहा है कि आप अकाउंटिंग बॉडी से और आप इंडस्ट्रीज़ के बिहाफ पे प्रपोजल एफबीआर को देते रहें, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा इसका एक थोड़ा सा बैकग्राउंड कि पिछले सालों में जो प्रपोजल आप देते हुए आ रहे हैं, किस हद तक एफबीआर उसको एक्सेप्ट करता है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके लिए बहुत अर्जेंट होती है या इंडस्ट्री के लिए टैक्स लॉ में अमेंडमेंट लाना बहुत ज़रूरी होती है, वो स्पेशल किस्म की जो अमेंडमेंट होती है उसका क्या तरीक़ेकार आप लोग करते हुए फॉरवर्ड होता है कि आप एफबीआर से बात करके उसको टैक्स लॉ के अंदर लाएं? जी, थैंक यू सो मच। बेसिकली देखें, ये जो पूरा प्रोसेस होता है बजट अनाउंस होने से पहले, ऑब्वियसली इसमें जो कंसल्टेशन प्रोसेस होता है, मुख्तलिफ ट्रेड बॉडीज़ के साथ भी एफबीआर इंटरेक्ट कर रहा होता है, प्रोफेशनल बॉडीज़ के साथ भी कर रहा होता है, टैक्स बार्स के साथ भी कर रहा होता है। आई हैड बीन पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक्चुअली जो प्रॉब्लम या चैलेंज जो आता है वो ये आता है कि बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जिस तरह से एक्सप्लेन की जा रही होती हैं और वो बार बार रिपीट हो रही होती हैं। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं टैक्स रेट बहुत हाई है, कम करें, ये करें, वो करें। वी शुड कीप इन माइंड दैट के जो एफबीआर के पास जो लिमिटेड स्पेस अवेलेबल है, अनफॉर्चुनेटली, आई एम सेइंग अनफॉर्चुनेटली फॉर द रीज़न दैट दे आर एंड दे शुड बी एबल टू क्रिएट मोर फिजिकल स्पेस टू प्रोवाइड कि दूसरे जो जहाँ जेन्युइनली टैक्स पेयर्स जो ज़्यादा ओवरबर्डन है उसको थोड़ा सा मैनेज करें। बट अनफॉर्चुनेटली वो फिजिकल स्पेस होती नहीं है। और अब सो कॉल्ड नाउ IMF प्रोग्राम है, IMF प्रोग्राम के अंदर आप जितनी भी एक रीज़नेबल बात या रैशनैलिटी के साथ आप एफबीआर के साथ या इवन फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ बात करेंगे तो वहाँ से जवाब ये आएगा कि ये हम वी आर अंडर द IMF प्रोग्राम, और IMF प्रोग्राम जो है वो कोई कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं है। तो एज़ अ रिज़ल्ट आप प्लीज़ कंसेशन की कोई बात ना करें, टैक्स बढ़ाने की या टैक्स बेस बढ़ाने की बात करें। हमें पता है ये चीज़ें ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक हैं, ये ओवरबर्डन हो रही हैं चीज़ें। तो जो इस वक्त जो आपका प्रिसाइज सवाल था कि क्या प्रोसेस होता है और इसका फिर रिज़ल्ट क्या निकलता है, तो आई थिंक कि एनी वन हु इज़ गोइंग टू एफबीआर विद एन एक्सपेक्टेशन दैट के देयर विल बी सम कंसेशन और रिलीफ, तो वो आप भूल जाए। रीज़न बीइंग दैट कि एफबीआर ने कुछ हद तक जो सोचा हुआ है, जो अखबारों में भी आ रहा है कि कुछ ट्वीकिंग करेंगे इंडिविजुअल के रेट्स में फॉर द लोअर स्लैब्स एंड सुपर टैक्स को शायद 2% कम करें। इसके अलावा और मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी मेजर रिलीफ या कंसेशन आएगी। यस, अब कुछ ऐसी प्रपोजल्स होती हैं जो कि अदर दैन हम टैक्स रेट्स कम करने की बात उसको हटा दें कि कंसेशंस चाहिए, सेस का रेट बहुत हाई है, फला कर दें, ये कर दें। इसके अलावा बेतहाशा चीज़ें हैं जिसमें एफबीआर को चाहिए कि वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन देयर शेयर टैक्स रेवेन्यूज़, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन देयर जो भी उनके प्रोग्राम्स हैं या IMF के टारगेट्स हैं। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एफबीआर चाहे तो एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे लास्ट ईयर इन्होंने एक एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट का मैन्युफैक्चरर का कहा कि आपको रिड्यूस रेट मिलेगा। अब अनफॉर्चुनेटली आपका रिड्यूस रेट का इसका कोई मकसद नहीं था। अगर आपने सिर्फ उसको डेटा गैदरेशन के लिए करना था तो ऑलरेडी आप उसमें 0% पे भी रिपोर्टिंग पार्टीज़ की हो रही थी। तो अब ये एक उसका मेरे हिसाब से ज़ीरो सम गेम है। आप ये टैक्स पॉइंट जो भी आप
80% रिड्यूस करते हैं तो आप जो रिमेनिंग आपका रिड्यूस रेट में टैक्स कट रहा है दैट इज़ अ रिफंडेबल। तो ये इसका कोई मेरे हिसाब से जो है वो इंडस्ट्री को उल्टा नुकसान हो रहा है और इससे कोई मेजर जो है वो रेवेन्यू नहीं आएगा और ये अल्टीमेटली ये रिफ़ंड देना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, रिटायरमेंट फंड्स हैं, उनका लिखा हुआ है लॉ में कि उनको एग्जेम्पशन है फ्रॉम टैक्स, लिखा हुआ है कि एग्जेम्पशन फ्रॉम विदहोल्डिंग है, बट फॉर द रीज़न दैट कि 159 में इस तरह से नहीं लिखा हुआ और हाई कोर्ट की कुछ जजमेंट्स हैं जो ये कहती हैं कि आपकी एग्जेम्पशन होने के बावजूद कमिश्नर को चाहिए कि वो एक सर्टिफिकेट इशू करे। तो जो आप भी जो लोग प्रैक्टिस से मुंसलिक हैं उनको पता होगा कि रिटायरमेंट फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, उनको एक हर 6 महीने के बाद एक आपको दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कमिश्नरों के आगे पीछे जाना पड़ता है और फिर इसमें अननेसेसरी डिलेज होते हैं। लास्ट 1.5 ईयर के अंदर तो चूँकि बाय एंड लार्ज CTO के अंदर केसेस होते हैं एंड वी ऑल नो दैट व्हाट इज़ हैपनिंग देयर। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट इज़ बीइंग फेल्ट बाय अस दैट कि ये अननेसेसरीली आप चीज़ों को डिले करके, एग्जाम सर्टिफिकेट्स को डिले करके, 236 की अप्रूवलों को डिले करके आप ये टैक्स का रेवेन्यू अननेसेसरीली आप जो है ना अपना इस तरह से अपनी कलेक्शन टारगेट्स पूरी कर रहे हैं। इसके अलावा जी जी इसमें ये थोड़ा सा मेरा पॉइंट है कि एटलीस्ट इस लेवल पे तो बात हो, जैसे 236 की अप्रूवल की बात की आपने, म्यूचुअल फंड की एग्जम्पशन की बात की, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय फंड की एग्जम्पशन की बात की, एटलीस्ट FBR से ये तो बात की जाती है कि ये जो 6 महीने की एग्जम्पशन देते हैं एटलीस्ट तो पूरे साल की कर दें। मतलब 1 जुलाई से लेकर और 15 जुलाई तक अगर आप वो देखेंगे उस जोन पे कितना रश लगा होता है, एक कमिश्नर देने वाला है और 400 लोग वहाँ खड़े हुए हैं और फिर वो जनवरी की तारीख में दोबारा एटलीस्ट इस चीज़ को तो आसान उनको कर देना चाहिए कि पूरे साल की दे दें। मतलब उसमें कोई हर्ज तो नहीं है। बिल्कुल वो दे सकते हैं, देनी भी चाहिए पूरे साल की, बट आई थिंक कि ये चीज़ तो वो है जो कि मेरे ख्याल से एड्रेस ही कर लें इसको तो ज़्यादा मुनासिब है। इसके अलावा भी अननेसेसरीली जैसे फॉर एग्जांपल WWF WPPF की अगर हम बात करें तो उसके अंदर भी आप देखें तो उनकी अभी तक ट्रांस प्रोविंशियल में किसने किसको पे करना है, फिर आपने उसको लिख दिया कि जो ट्रांस प्रोविंशियल में प्रोविंस को पे करेगा उसका ख़र्चा डिसअलाउ हो जाएगा। फिर इस तरीके से आपने अनरजिस्टर्ड को सेल करते हैं, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस आपके डिसअलाउ हो जाएंगे। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी FBR ने जिस मकसद के लिए चीज़ें लेके आई थी वो मकसद तो अब रेलिवेंट नहीं रहा है। देखिए जब से सेस का निज़ाम इतना हाईली ऑटोमेटेड हो गया, सारी पार्टीज़ की रिपोर्टिंग हो रही है, सेल्स साइड पे भी, इनपुट साइड पे भी, विदहोल्डिंग साइड पे भी, तो अब अनरजिस्टर्ड की जो डेटाबेस है वो ऑलरेडी कैप्चर हो गया है। अब आप ये तो नहीं कर सकते कि आप अनरजिस्टर्ड को सेल पे पाबंदी तो नहीं लगा सकते बिकॉज पाकिस्तान में आधे से ज़्यादा इकनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है। तो एज अ रिज़ल्ट फिर ये सारी चीज़, अब ये वो चीज़ें हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द टैक्स रेवेन्यूज़ आप बहुत आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, इसलिए कि जो पाकिस्तान में इतने हाई टैक्स रेट में अब कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, तो कम से कम इन हाई टैक्स रेट के साथ इन्वायरमेंट तो कम से कम बेहतर कर दें, हॉस्टिलिटीज़ आप कम कर दें, जो आपके डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं कमिश्नर्स के पास, हर चीज़ में आप देखें कमिश्नर के पास ये पावर वो पावर, आपने रिवीजन के लिए जाना है फिर आपको वो 60 दिन के बाद जाना है, फिर कमिश्नर के पास आपको उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है। 122(5) है, 122(5) है, कितने बुरे तरीके से मिसयूज़ हो रहा है। कम से कम उसको थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दें, व्हाट इज़ एरोनियस एंड प्रेजुडिशियल टू द रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल मैं 1-2 जगहों पे सजेशंस दी थी कि आप इसको इस तरह से डिफ़ाइन कर दें कि अगर वो इशू जिस पे टैक्स पेयर ने टैक्स पे नहीं किया है बट अगर वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से डिसाइडेड है सरकार के या रेवेन्यू के हक़ में, तो टू दैट एक्सटेंड उसको एरोनियस या प्रेजुडिशियल टू रेवेन्यू समझें एंड ऑन दैट बेसिस विदाउट गोइंग इनटू द फैक्चुअल इंक्वायरी वो आप उसकी अमेंडमेंट करके उसकी डिमांड निकाल दें। और उसके लिए चाहें तो रिटर्न फॉर्म के अंदर डिस्क्लोजर भी इनकॉर्पोरेट कर दें कि टैक्स पेयर डिस्क्लोज़ करे कि भाई मैं ये पोजीशंस ले रहा हूँ जो कि एक्चुअली उसके ऊपर ये हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का या ट्रिब्यूनल का जजमेंट, तो इस किस्म का डिस्क्लोजर भले ले आएँ ताकि लोग ऑनेस्टी के साथ अपनी पोजीशंस को लें और फिर अकॉर्डिंगली रेवेन्यू भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अगर उस इशू पे हाई कोर्ट का जजमेंट गवर्नमेंट के फेवर में है तो फ़ौरन 122(5) हो जाना चाहिए और ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए।
मगर इस वक्त तो आपको भी पता है कि 122(5)(6) जो है वो टैक्स ऑफिसर समझता है कि ये ट्रीटमेंट मेरी नज़र में गलत है, तो मैं इसको 125A करूँगा। ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, दैट इज़ अगेंस्ट दी जुरिस्प्रूडेंस सो फार, बट ये हो रहा है। अच्छा, कोर्ट की अगर डायरेक्शन हम जो बात करें, आपने बात की कोर्ट की डायरेक्शन की, 111 के अंदर आपने देखा कि कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि पहले 111 का ऑर्डर पास हो, उसके बाद फिर 122(9) में शो कॉज करके और फिर उसका ऑर्डर पास हो। अपेरेंटली उसका देखें कोई फ़ायदा अगेन नहीं हुआ। ऑफिसर आज 111 का नोटिस इशू करके जवाब लेता है, 111 का एक ऑर्डर वहाँ पे डाल के फिर दोबारा 122(9) के अंदर शो कॉज कर देता है। जो सेपरेट ऑर्डर पास करने का जो कॉन्सेप्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि 111 का ऑर्डर क्यों पास करना है, उसके बाद आपने असेसमेंट की प्रोसीडिंग करनी है, उनको बस ये बता दिया कि ऊपर से एक डायरेक्शन आ गई एफबीआर में कि 111 का ऑर्डर पास करें, देन जाके आप 122 पास करें। उन्होंने उसको फॉलो कर लिया, लेकिन जो मेन इशू था, जो प्रॉब्लम थी कि वो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है भी नहीं है, आपने उसको रिटर्न से निकाला और निकाल के आपने उसको ऑर्डर पास कर दिया। जो बेसिक प्रिंसिपल, जो बेसिक कॉन्सेप्ट, जो थीम जिसको आप लोग और हम लोग या दूसरे कंसल्टेंट रेस करने जा रहे थे, वहाँ तक नहीं पहुँचे। उन्होंने एक अपने प्रोसीजर में एक आईएलटीएस में एक और बार खोल दी, 111 पास कर रहे हैं, 122(5) में 122(9) में चले हैं, तो कोई इसका वो नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। और एक्चुअली तो अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट राउंड में जजमेंट आई कि सेपरेट नोटिस इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज कि 111 में जब तक कमीशन अपना ओपिनियन फॉर्म नहीं करेगा कि इज़ अनसेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन अबाउट द सोर्स ऑफ इनकम और इन्वेस्टमेंट, तो उस पर जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि आप सेपरेट नोटिस दें, तो उसको सरकमवेंट करने के लिए अमेंडमेंट कर दी इन्होंने कि सेपरेट नोटिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इसके बाद फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि नहीं, अगर आप वो सेपरेट नोटिस देने की ज़रूरत नहीं भी है, बट 122(5)(6) के साथ 111 का नोटिस अगर आएगा भी, बट बिफोर प्रोसीडिंग फॉर 125 दे शुड फॉर्म एन ओपिनियन। तो वो अब आई थिंक दैट कि वो फिर दोबारा मुझे ये डर है कि उसको भी नलीफाई करने के लिए एक अमेंडमेंट ना कर दें। अब अनफॉर्चुनेटली ये रियलाइजेशन नहीं है कि हमने शॉर्टकट्स के थ्रू ही हमने पूरा टैक्स का जो इन्वायरमेंट है, जो कि एक साल से सदियों से चला आ रहा है, एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए। तो अब एक सब्सिडरी लॉ, मेरे हिसाब से इनकम टैक्स लॉ एक सब्सिडरी लॉ है। अगर वो उसके वो प्रोसेसेस या वो जो प्रोविजंस जो हैं वो अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ जाएंगे, और एफबीआर की जो भी एडवाइस गवर्नमेंट को देती है कि यार मुझे तो ये रेवेन्यू टारगेट पूरे करने के लिए, स्टेट को वो कहती है कि मुझे ये अमेंडमेंट चाहिए लॉ में, और स्टेट ऑफ द पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली या पार्लियामेंट उसको विदाउट लुकिंग इनटू कि यार वो प्रॉब्लम जेन्युइन है या एफबीआर की इनकॉम्पिटेंसी की वजह से ये अमेंडमेंट करनी पड़ रही है, तो विदाउट लुकिंग इनटू दैट ये अमेंडमेंट टैक्स के लॉज में आ रही हैं। जिस तरह अभी कल परसों जो लास्ट वीक अभी सैटरडे को आया शायद अपना टैक्स लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 138 और 140 में, तो इन माय पर्सनल व्यू दैट हैज़ बीन अ रॉन्ग मिसलीडिंग एडवाइस गिवन टू द स्टेट ऑफ द पाकिस्तान दैट कि इस अमेंडमेंट की ज़रूरत है, इसलिए कि इससे बेसिकली ये हो रहा है। लाइकवाइज इसके अलावा और भी जितनी अमेंडमेंट्स हैं जो एफबीआर को अननेसेसरली पावर इंक्रीज करने की, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, फाइनेंस एक्ट 2024 में एंट्री नंबर शायद 35 है या 180 सेक्शन 182 में लाया है, और 192A के अंदर भी एक वो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविज़न लाया है। वो क्या है? वो ये है कि आपने अगर कोई रिटर्न के फॉर्म में खाली खाना छोड़ दिया, या वो आपने एक खाने की जगह दूसरे खाने में वो इन्फॉर्मेशन डाल दी, या किसी भी हवाले से फॉर्म में आपने एक सही ट्रीटमेंट रिफ्लेक्ट नहीं किया फॉर्म के अंदर, सिर्फ फॉर्म के अंदर, तो आप पे जो है वो 100% पेनल्टी लग जाएगी। और वो लॉ जिस तरह से लिखा हुआ है, यानी उस ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आपका 10 रुपये का टैक्स कम पे किया है आपने, मगर ग्रॉस लायबिलिटी आपकी 100 रुपये की, तो 100 रुपये की पेनल्टी लग जाएगी। अब इस लॉ को लाने का क्या मकसद था? इस लॉ को लाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद था कि कमिश्नर जो है वो टैक्स पेयर को हरास करे। हालांकि हमने अभी विटनेस किया है कि बहुत सारे टैक्स ट्रीटमेंट्स जब हम रिटर्न के अंदर डालते हैं तो फॉर्म डज नॉट कैप्चर ईच एंड एवरी सिचुएशन और ट्रीटमेंट। देयर आर सर्टन सिचुएशंस और ट्रीटमेंट्स जो हमें लेनी पड़ती है लॉ को देखते हुए, बट फॉर्म उसको कैप्चर नहीं कर रहा होता। तो वी हैव टू मेक, हाँ, मिनिमम टैक्स के अंदर बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हैं उसके अंदर। तो उसको होता क्या है कि जब आप उसको ट्रीटमेंट को करेक्टली अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, फॉर्म के अंदर नहीं होता, तो यू देन फाइल दी
इंक्लोजर में आप एक कंप्यूटेशन डालते हैं, तो साइन करते हैं, प्रॉपर नोट्स के साथ डिस्क्लोज करते हैं, एटलीस्ट हम तो ये करते हैं। और फिर इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म जमा होने के बाद हम कमिश्नर को इन्फॉर्म भी करते इन्फॉर्म भी हैं करना पड़ता कि है। भाई ये लिमिटेशन थी और हमने ये किया। अब इन सारी चीज़ें करने के बाद भी रिसेंटली हमने ऑब्ज़र्व किया है कि जो कमिश्नर साहिबान हैं वो इस सेक्शन को आइसोलेशन में पढ़ते हैं विदाउट लुकिंग इनटू दैट कि उसकी सब्सटेंस क्या है क्या नहीं है, और वो इन्होंने पेनल्टियाँ लगानी शुरू कर दी हैं। और इवन यहाँ तक भी धमकियाँ दे रहे हैं कि चूँकि इसमें प्रोसिक्यूशन हो सकती है, हालांकि बड़ी क्लियर जूरिस्प्रूडेंस मौजूद है। इन्होंने शुरू भी किया एलटीओ के अंदर, ये जी, एलटीओ के अंदर ये शुरू भी किया है कि अब वो जो ये कर दिया इन्होंने, लेके जा पहले लाहौर में भी किया, अब यहाँ पे कराची ये में शुरू हो लाहौर गया। का ही है कल्चर है बेसिकली, ज़्यादा तो वहाँ कल्चर यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ट्रांसलेट हो रहा है। तो कहने की बात यह है कि ये जो आपका पहला सवाल था कि एफबीआर के पास आप प्रपोजल्स लेके जाते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हम मांगने की कोशिश करते हैं, फिजिकल स्पेस नहीं होती, चले ठीक है, आप गवर्नमेंट की इस बात को आप वज़न दे दें, मगर ये वो चीज़ें हैं जिसमें तो कोई रेवेन्यू का नुकसान तो नहीं है। आप अनफॉर्चुनेटली जो टैक्स पेयर्स का कॉन्फिडेंस ख़राब कर रहे हैं, कंप्लाइंट टैक्स पेयर्स का कॉन्फिडेंस ख़राब कर रहे हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, ऑलरेडी इतनी पाकिस्तान में बिज़नेस करना मुश्किल है, इतने इदारे मौजूद हैं, आप एक फैक्ट्री खोलें 10 कानून आप पे अप्लाई हो जाते हैं, 10 किस्म के डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजते हैं। इसके बाद फिर अगर आप ये इस किस्म की अमेंडमेंटें करेंगे कानूनों में, तो मतलब मोटी बात है कि कम से कम इन चीज़ों को तो सुनना चाहिए ना गवर्नमेंट को। हाँ एग्जैक्टली, आपने बात की ये जो टैक्स लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस ये लेके आए, देखे ना, ये इनकी एक बौखलाहट थी, टारगेट इनका पूरा नहीं हो रहा था, वो एक ऑर्डिनेंस ला के 2 पेज का, और उन्होंने 140 और 138 के अंदर ओपन पावर दे दी एफबीआर को कि जाएं अब बैंक अकाउंट से जाके पैसे निकाल लें। थोड़ा इसके ऊपर मैं बजट प्रपोजल के ऊपर बाद में आता हूँ, थोड़ा सा ये बात निकल गई तो मैं इस पर आगे बात करता हूँ। ये इन्होंने जो अमेंडमेंट की है, सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है ये कि जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, एक आइन का पार्ट है ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाना एक राइट्स है टैक्स पेयर का, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। क्या कोई एक ऑर्डिनेंस को लाके ये किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक इख्तियार है, मतलब हाई कोर्ट से डिसमिस कोई चीज़ हो गई और मैं अपने राइट के लिए सुप्रीम कोर्ट गया, तो मुझे सुप्रीम कोर्ट अगर 50% का स्टे दे या 100% का दे, आपने तो इस ऑर्डिनेंस को लाके कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज कर दिया, मतलब फिर तो कॉन्स्टिट्यूशनल को हटा दें, फिर तो हम आइन को हटा दें, फिर तो सिर्फ खाली ये लॉ आ गया। तो आप इसको किस एंगल से देखते हैं कि ये लाना ठीक है? फिर मैं इसकी टेक्निकल चीज़ों पे आपसे बात करता हूँ। जी जी, नहीं बिल्कुल, मेरे हिसाब से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये ठीक नहीं है कि अगर आप एक ऑर्डनरी लेजिस्लेशन के थ्रू और पर्टिकुलरली ऑर्डिनेंस के थ्रू, ऑर्डिनेंस ऑल्दो कानूनी कॉन्स्टिट्यूशन एतबार से इज़ एज गुड एज लॉ एज द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इन अ वे, बट उसकी जो डायनामिक्स को देखें, जो उसकी इम्पैक्ट्स हैं, तो उस हिसाब से आप एक ऑर्डनरी लेजिस्लेशन के थ्रू और ऑर्डिनेंस के थ्रू आप वर्चुअली आप जो है वो क्लिप कर रहे हैं पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट टू ग्रांट द स्टे। तो आई थिंक दैट के इस पे कुछ लॉयर्स का व्यू भी है, हमारे डिस्कशन। इसका मतलब ये है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में 4C पेंडिंग है, CBT पेंडिंग है, इसका मतलब है, और दूसरे जो 7E पेंडिंग है, और 50% पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो बाकी का 50% है, तो आज की डेट पे इसका मतलब है वो रिकवर करेंगे। हाँ, चाहें तो कर सकते हैं, मतलब इस ऑर्डिनेंस को अगर आइसोलेशन में कमिश्नर देखेगा तो वो अटेम्प्ट कर सकता है, एंड देन अगेन इट विल बी अ contest between the stay order granted by the Supreme Court under the Constitution and this 138 जो भी 3 है और जो 140 आया है। तो इससे हम ये बात लगाएं कि लेट्स सपोज कोई भी लॉ चैलेंज हुआ सिंध हाई कोर्ट के अंदर, लेट्स सपोज बजट में कोई चीज़ आई और वो चैलेंज हो गई, तो इसका मतलब मैं ये भी हम समझें कि अगर सिंध हाई कोर्ट ने अगर वो अगेंस्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि लाहौर के भी जो टैक्स पेयर हैं, चाहे लाहौर डिसाइड करे या ना करे, यहाँ तो ये लिखा हुआ है ना ऑर्डिनेंस के अंदर कि हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, तो कराची मतलब पाकिस्तान की कोई भी हाई कोर्ट है, वहाँ पे अगर अगेंस्ट भी हुआ हुआ है तो एफबीआर के पास पावर है कि वो कर ले, रिकवर कर ले। ऐसा ही इसको बिल्कुल, इसका जो लिखा हुआ है इसका यही मतलब है, इसका लिखा हुआ मतलब है, जो लिखा हुआ है होना नहीं चाहिए ऐसा। इस पे कोई क्लैरिटी, कोई ये 2-3 दिनों में कोई ये बात उनसे हुई? देखिए, बात तो एफबीआर से अभी तक तो नहीं हुई है, बट हमारी जो रीडिंग है और हमारी जो कुछ लॉयर से भी बात हुई है, तो लिखे हुए का तो यही मतलब है, जो लिखा हुआ है होना नहीं चाहिए ऐसा। आप देखें, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस भी आएंगी, फॉर एग्जांपल के हाई कोर्टों के अपने आपस के जजमेंट्स, लाहौर हाई कोर्ट का सिंध हाई कोर्ट से कुछ
इख्तलाफ होता है हाई से, अभी मिनिमम टैक्स का जो टर्नओवर वाला था, तो कासिम टेक्सटाइल का डिसीजन सिंध हाई कोर्ट का गवर्नमेंट की फेवर में था, मगर लाहौर हाई कोर्ट का टैक्स पेयर की फेवर में था। तो अब अगर इस किस्म की कोई सिचुएशन होगी तो फिर देन विच हाई कोर्ट जजमेंट विल प्रिवेल? क्या टैक्स ऑफिसर कहेगा एक जो भी जजमेंट मेरे हक में मैं उसको अप्लाई करूँगा? तो ये एक अगेन एक क्योस आएगी और एक अनसर्टेन सिचुएशन आएगी। और इसमें आप देखें, इसमें जहाँ मेरी फॉर एग्जांपल अपील पड़ी हुई है, जिस अपील फोरम ने मुझे स्टे दिया हुआ है, ऑल्दो उस इशू के ऊपर जो है वो किसी और जुरिडिक्शन में, किसी और टैक्स पेयर में उसका डिफरेंट जजमेंट भी मौजूद है, बट आई एम स्टिल कंटेस्टिंग। और इसमें होता है आपका कि आप लाहौर हाई कोर्ट के कोई जजमेंट आई भी है, बट मुझे कराची ट्रिब्यूनल ने स्टे दिया हुआ है, इसलिए कि वो कहते हैं कि ठीक है उनकी जजमेंट वहाँ एप्लीकेबल है, यहाँ तो नहीं है। इसी तरीके से जो है वो वाइस वर्सा सिचुएशन भी होती है कि किसी पॉइंट पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगेंस्ट पे दिया हुआ है, बट मेरा रेफरेंस सिंध हाई कोर्ट में पेंडिंग है और सिंध हाई कोर्ट ने मुझे स्टे दिया हुआ है, फिर क्या होगा? तो ये चीज़ें जो हैं, क्योंकि ऑडियंस में एक चीज़ लिखी है, इशू स्पेसिफिक बात लिखी है, उसमें हाँ। लिखा है कोई इशू डिसाइड अगर हो जाए, तो इसका मतलब ये समझो कि कोई भी इशू आज अगर हाई कोर्ट से डिसमिस हो गया, तो क्या इसका ये भी मतलब है कि अगर कोई नीचे फोरम्स पे वो इशू पेंडिंग है ट्रिब्यूनल में या कमीशन अपील में, तो वहाँ भी जाके वो कर लेंगे रिकवरी? बिल्कुल कर सकते हैं। इससे तो ये बिल्कुल बात है, जा रही है। बिल्कुल कर मतलब सकते इसके तो एक एक लफ्ज़ पढ़ने के बाद तो इसका तो बहुत डायमेंशन ही वाइडर अलग। इम्प्लीकेशन है। बिल्कुल है, ऐसा हो सकता है कि अगर किसी एक पॉइंट पे अगर कोई फॉर एग्जांपल लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है और मेरी उस इशू से रिलेटेड एक अपील कराची के अंदर कमीशन अपील के पास भी इवन पड़ी हुई है या ट्रिब्यूनल के पास पड़ी हुई है, और मुझे एक स्टे भी मिला हुआ है कि जब तक मेरी अपील पेंडिंग है मुझसे रिकवरी ना की जाए, इससे तो ये लगता है कि वो भी गया जा सकता है। तो इस पे किसी लॉयर से ऐसी बात आपकी हुई नहीं, कि बिल्कुल ये लॉयर से बात हुई है। उनका मतलब ये कहना था कि मतलब ऑब्वियसली एक लेजिस्लेशन है, बट इसको चैलेंज किया जा सकता है बिकॉज के दैट इन मैनी एस्पेक्ट गोइंग अगेंस्ट द वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द राइट्स इंश्राइंड इन द ऑर्डिनेंस। तो बट लेट्स सी दैट हु विल चैलेंज तो इट। एक और भी इशू असल में आएगा ना कि अगर इनकी इंटेंशन सिर्फ खाली पैसा जून तक टारगेट पूरा करने के लिए, जो कि इंटेंट तो गवर्नमेंट की नज़र आ रही है कि उनके पास शॉर्टफॉल बहुत बड़ा है जिसको वो करने के लिए ये लेके आए हैं, तो क्या लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस तो वैसे ही ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रही है? हम किसी भी आज लॉयर से बात करते हैं तो वो कहते हैं नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो 26 नोटिस अमेंडमेंट के को बाद स्टे नहीं कर रही, हाँ, तो लेजिस्लेशन को स्टे नहीं कर रही। हाँ, तो क्या इस तरह की चीज़ को वो स्टे करेंगे? नहीं, देखें ये तो देखें अब इट डिपेंड्स से हाई कोर्ट अब इस पर क्या करें, मगर सो फार टिल नाउ अभी तक तो वो यही हो रहा है कि अगर कोई अपील पेंडिंग है, अगर मैं सिर्फ हाई कोर्ट की बात करूं, अपील पेंडिंग है तो उसके ऊपर फॉर द रीज़न कि अपील पेंडिंग है, सिंध हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी स्टे दे रही है, तो वो चीज़ अपनी जगह है। मगर अब अगर वो हाई कोर्ट का स्टे आ जाता है, मगर वो इशू जिस पे डिमांड है, जिस पे मेरी अपील चल रही है, वो इशू फॉर एग्जांपल किसी और जुरिडिक्शन में हाई कोर्ट में चल रहा है और डिसाइड हो गया, तो फिर क्लैश होगा बिटवीन द हाई कोर्ट ऑर्डर, स्टे ऑर्डर एंड दिस सेक्शन। अब उसमें जुरिस्प्रूडेंस तो यही कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल विल ओवरराइड द ऑर्डिनरी लॉ, बट अगर वो पैसे निकाल के अकाउंट से लेके चले जाएंगे। ये हुआ भी, रिपोर्ट भी हुआ है ये फ्राइडे की रात को ऑर्डिनेंस आया है और सैटरडे को टेलीकॉम कंपनीज की रिकवरी हुई है। सैटरडे के दिन मतलब उन्होंने रिकवरी कर ली, और हाई कोर्ट का ऑर्डर भी एक दिन पहले ही आया था। हाई कोर्ट जिस ऑर्डर के अंदर की आप बात कर रहे हैं, तो हाई कोर्ट का ऑर्डर भी एक दो दिन पहले ही आया था, एंड कुछ कह नहीं सकते कि किसकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी किसके साथ, बट बहरहाल तो ये चीज़ें बड़ी अनफॉर्चुनेट। एक और भी इसमें कॉम्प्लिकेशन है कि फॉर एग्ज़ाम्पल के एक इशू है ना, अब हो सकता है कि मेरे अपील के अंदर या सस्पेंड के अंदर 4 इश्यूज़ हों, 5 इश्यूज़ हों, ठीक है। अब उस 4 या 5 इश्यूज़ में से मुझे फॉर एग्जांपल रिलीफ मिल जाती है और मेरे पास रिफंड आ जाता है, मगर वो एक इशू जिस पे कोई किसी हाई कोर्ट की अगेंस्ट में जजमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल सुपर टैक्स की आप बात कर लें, सुपर टैक्स और टेक्निकली देखा जाए तो अगेंस्ट में चल रहा है, ठीक है ना। 22 को और 23 को हटा दें तो 22 के अंदर तो उड़ गया था, 23 के अंदर जो था वो रेट के ऊपर डिस्प्यूट था, बट इन प्रिंसिपल तो अपना क्या कहते हैं उन्होंने लेवी को तो कंफर्म कर दिया था। अब सुपर टैक्स की मेरी डिमांड है, मगर इसके अलावा 4 चीज़ें और भी डिमांड में चल रही थी, उस पर वो गलत डिमांड है, और वो डिमांड है अगर मेरे वो इश्यूज़ मेरे फेवर में हो जाते हैं तो उससे वो सुपर टैक्स की डिमांड भी वाइप ऑफ हो जाती है फॉर एग्जांपल।
मगर क्या वो आइसोलेशन में वो उठा के मेरी वो रिकवरी कर लेगा, बाकी इश्यूज़ पे वो कहेगा यार जब अपील डिसाइड होगी, अपील इफेक्ट मिलेगा जब मैं तुम्हें रिफंड दूंगा। एक्चुअली तो होना तो ये चाहिए ना, अगर दो इशू है, एक इशू अगेंस्ट हो गया तो जब तक कमिश्नर अपील इफेक्ट नहीं देगा अभी जब तक तक वो तो यही डिमांड जूरिस्प्रूडेंस थी कि जब नहीं खड़ी होती। मिक्स असेसमेंट होती थी या मिक्स ऑर्डर आता था हाई कोर्ट का, तो जब तक अपील इफेक्ट 124 नहीं पास होता जब था, तक रिकवरी नहीं हो सकती। जब तक वो रिकवरी नहीं होती थी। इसलिए कि जब तक वो असेसमेंट में, देखिए इसमें भी आप देखेंगे तो 138 और 140 की वर्डिंग में भी एक फ़र्क है छोटा सा। 138 में लिखा हुआ है कि टैक्स पेबल अंडर द ऑर्डिनेंस और अंडर एनी असेसमेंट ऑर्डर। 140 के अंदर से लिखा हुआ है कि अंडर असेसमेंट ऑर्डर। तो अब वो सवाल यह है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ फॉर एग्जांपल 161 का अगर ऑर्डर है, पता नहीं उसको असेसमेंट ऑर्डर कहेंगे नहीं कहेंगे, तो सिचुएशन ये है कि अभी वो क्रिस्टलाइज नहीं हुई है मेरी डिमांड कि मेरी अपील इफेक्ट एक असेसमेंट ऑर्डर की शक्ल में आएगा 124 में, मगर उससे पहले ही जो है वो मेरी क्या रिकवरी हो सकती है। इसलिए कि वो अभी तक वो जो इशू है जो दूसरी कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने फेवर में दिया है, बट मेरे कुछ और इश्यूज़ भी हैं, तो अभी वो एक असेसमेंट के अंदर उस तरह से कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो आइसोलेशन में कैसे पिक करके आप उसकी रिकवरी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब अनफॉर्चुनेटली इसमें इस किस्म के मेजर्स के लिए कम से कम कंसल्टेशन तो आप करें। इट जस्ट केम आउट एट द नाइट ऑफ द फ्राइडे एंड इट वाज इन प्लेस ऑन सैटरडे मॉर्निंग एंड नो वन न्यू दैट कि ये होने जा रहा है या ऐसा होगा। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे तो ये लगता है कि मिसगाइड किया जा रहा है टू द लॉ मेकर्स बाय दी APR और समथिंग लाइक दैट कि यार आप ये करें, ये नहीं करेंगे तो बजट पूरा नहीं होगा, तो हमें मत कहिएगा। तो वो यही कहते हैं ना कि हम तो काम अच्छा कर रहे हैं मगर कोर्ट टैक्स कलेक्ट करने से रोक रही है। तो हमारे आगे जो है वो कोर्टों ने ऐसे रास्ते बंद किए हुए हैं जिससे हम टैक्स कलेक्ट करना भी चाहते हैं तो टू सर्टेन एक्सटेंट येस, FBR's point of view is correct for the reason that sometimes and it has happened दैट कि जो कोर्ट का जो प्रोसेस है या स्टे ऑर्डर्स हैं वो 8-8 साल 10-10 साल तक ले के बैठे रहे टैक्स पेयर्स, और फिर 10 साल बाद जाके उन्होंने कहा ठीक है पैसे दे देते हैं। तो वो 10 साल में आपके पैसे वैसे ही काम आ जाते हैं, तो वो टैक्स देना फिर उसके बाद कोई इतना बड़ा बनता नहीं है। तो यस, अब इसमें सोल्यूशन एक मिडिल था कि हम एक अपना जुडिशल सिस्टम को बेहतर करते रादर देन कि हम ये करते। सही बात है, बिल्कुल। ये तो अब एक बड़ा ओपन सवाल है, पता चलेगा कि ये नेक्स्ट 2-3 डेज़ में क्या होता है। एक और अमेंडमेंट की हम बात करते हैं, सेल टैक्स के अंदर ये इंटीग्रेशन सिस्टम की, जो इंटीग्रेशन का बड़ा 1-2 साल से चलता हुआ आ रहा था। ये 150Q एक रूल ला के इन्होंने ये कहा कि सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा, आपकी इनवॉइसिंग जो है वो FBR को रियल टाइम बेसिस पे जो है वो दिखा करेगी। उसके बाद फिर इन्होंने उसको बाद नोटिफाई किया SR 28 के तहत आगे के FMCG सेक्टर को कि EM के ऊपर एप्लीकेबल है वो। उसके बाद फिर ये SR 69 लेके आए, उसमें इन्होंने पूरा का पूरा जो रूल था उसको रिप्लेस करके उसको नया रिफ्रेश कर दिया। जब उसको नया रिफ्रेश कर दिया तो सबसे पहला मेरा सवाल इसमें ये है कि जो 28 के अंदर SR 28 के अंदर जो FMCG सेक्टर नोटिफाई था, तो आज की डेट पे वो SR एप्लीकेबल, क्योंकि मैंने तो FBR से कोई 3-4 दफ़ा पूछा, मैंने टैक्स बार को भी ये कहा उनको कि इस पर थोड़ा सी क्लैरिटी लेनी लाजमी है। तो आपका इसमें क्या व्यू है कि ये SR 28 एप्लीकेबल है या आज की डेट में नहीं है? नहीं है, और एक्चुअली इसका बड़ा आंसर तो इस तरह से है कि SRO जो निकला था वो एक रूल्स के अंदर निकला था। रूल्स ने एम्पावर किया था कि FBR सेक्टर्स को नोटिफाई करेगा। अब जिस रूल में निकला था वो रूल फिर बाद में रिप्लेस हो गया और एक नया रूल आ गया, और उसके अंदर फिर इन्होंने ये एक SRO इशू किया इन्होंने। सही। तो अब मेरी नज़र में तो ये SRO अब जो आखिरी आया है SRO जिसने अब 709 है क्या? 709, तो उसने तो अब एज आ टेक्निकली देखा जाए, स्ट्रिक्ट सेंस में देखा जाए तो अब उसने पिछले 28 SRO को रिप्लेस कर दिया है, और अब उसने हर कंपनी, हर EOP को बोला है जो रजिस्टर्ड पर्सन है। अब वहाँ से एक और अलग कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होती है। नहीं, अगर मैं इसको अगर हम व्यू देखें, कुछ लोगों का व्यू इस तरह भी है कि 28 आपने कह दिया आज की डेट पे नहीं है,
और 709 जो है वो सॉर्ट ऑफ एक डेडलाइन लेके आया है कि कॉर्पोरेट सेक्टर नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर को इस डेट तक इंडिकेशन करनी है। तो इसका मतलब 28 की एब्सेंस के अंदर तो आज की डेट में एफबीआर को नोटिफाई करना चाहिए वो कौन से सेक्टर हैं। अब वो देखें, मेरी खुद बात हुई, मेंबर पॉलिसी से भी बात हुई, मेंबर ऑपरेशन से भी बात हुई, तो उनसे तो बड़ा क्लियर है, राइटिंग में भी इन्होंने हमें कंफर्म कर दिया कि सब कि ये सब पे एप्लीकेबल है। और उसकी वो रीज़न भी वो ये दे रहे हैं कि अगर हम सेक्टोरल डिजिटल इनवॉइसिंग को इंटीग्रेशन में लेके जाएंगे तो वो एक्चुअली उसका जो पर्पस है ना वो सॉल्व नहीं होता। इसलिए कि जो फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड और थर्ड ईयर के अंदर जाके तो डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर या रिटेलर तो एक चीज़ थोड़ी रख रहा है, वो दसियों चीज़ें रख रहा है, बेच रहा है। तो वो आपका जो साइकिल जो है ना, जिसमें आपने पूरा उसको एक डॉक्यूमेंट करना है पूरे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर को, वो पॉसिबल ही नहीं है, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है जब तक आप सबको शामिल नहीं कर लेंगे। अब बात थ्योरी में तो बहुत अच्छी लगती है ये, मगर अनफॉर्चुनेटली जो पास्ट 1 साल या 1.5 साल में एफबीआर ने जो एफएमसीजी सेक्टर को तो कितने महीनों से पड़ा हुआ है ना ये, तो बिल्कुल 1 साल से ऊपर पड़ तो उसमें पिराल के अंदर 4 बंदे काम कर रहे थे, एपीआईज वो अलाइन नहीं हो रहे थे बिटवीन दी जो लोगों के प्रोडक्ट्स हैं, जो डिजिटल कोड जो हमारे एचएस कोड्स हैं उसके साथ अलाइनमेंट नहीं हो रही थी, उनकी कैपेबिलिटीज़ के बेतहाशा इशूज़ थे। पहले तो एफबीआर को ये देखें कि अब ये इन्होंने सभी पे डाल दिया है, अब ये होगा कैसे। अब जिन लोगों को लाइसेंसेस दिए हैं वो लाइसेंसेस जिन लोगों को मिले हैं उनकी अपने कैपेबिलिटी के इश्यूज आ रहे हैं। आई एम प्रिवी टू दैट के उन लोगों ने खुद एफबीआर को जाके कहा है कि आपने हमें लाइसेंस अभी दिया है और आपने ये सब पे ही लगा दिया है, 2200 मैन्युफैक्चरर्स हैं और इसके अलावा आप उसके नीचे चलते चले जाएँ तो हज़ारों में जो लोग हैं जिन्होंने इस पर जाना है। फिलहाल को भी इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट का कह दिया है कि यू कैन ऑल्सो। फिलहाल की अभी 2 दिन पहले प्रेजेंटेशन हुई है चैम्बर के अंदर, वो 400-800 लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, सबने सुना, सबने देखा कि फिलहाल की क्या कैपेबिलिटी है और क्या वो ये काम कर सकेंगे। यहाँ पे बिहार ने शायद मिसगाइड किया है टू द स्टेट इंस्टीट्यूशंस दैट के पहले तो एक सेक्टर था, कुछ नहीं किया इन्होंने। जब ऊपर से आईएमएफ ने कहा कि क्या हुआ, अब तक कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने एसआरओ निकाल के सबको कर दिया। मतलब ये ये काम ना करने की नीयत है। मतलब सॉर्ट ऑफ ये एक मजाक नहीं है कि यहाँ तक अभी तो इस चीज़ से पता चल रहा है कि उन दुकानों वालों को, उन रिटेलर को रजिस्टर्ड करवाया जाए। इंटीग्रेशन तो बहुत दूर की बात है, वो रजिस्टर्ड नहीं होते। अब पीओ जो रिटेलर है जिसको पॉज में भी करना है, उसकी सेल साइड तो पॉज में है, पीछे से इनकी परचेज साइड में ये डिजिटल इनवॉइसिंग में इंटीग्रेशन होगी। टेक्निकली देखा जाए तो डिजिटल इंटीग्रेशन का जो एसआर हो इन पे भी एप्लीकेबल है। उन्होंने उसमें एड्रेस भी उसके अंदर लिखना है, तो कंज्यूमर का एड्रेस अगर वो, आपको तो पता है हम दुकान पे लेने जाते हैं, हमारा एड्रेस तो नहीं होता उनके पास, तो कैसे डालेंगे उसको इसके अंदर। फिर इसके अलावा उन्होंने हर रजिस्टर्ड पर्सन बोल दिया है। अब हर रजिस्टर्ड पर्सन में तो बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स भी हैं जो उन्होंने अपनी एफबीआर की रजिस्ट्रेशन ली हुई है, इस्लामाबाद के पॉइंट ऑफ व्यू से ली हुई है, या कुछ ऐसे लोग हैं जो कमर्शियल इंपोर्टर हैं, या उन्होंने है तो सर्विस की इंडस्ट्री में मगर फॉर इंपोर्ट इन्होंने रजिस्ट्रेशन ली हुई है। तो मतलब इतने सवालात हैं कि क्या ये किस रजिस्टर्ड पर्सन पे होना चाहिए, जो सेल ऑफ गुड्स कर रहा है या वो सर्विसेज में भी है बट रजिस्टर्ड है तो उसको करना है। तो मतलब ये चीज़ मतलब तो जो हम बिल्कुल वो भी रजिस्टर्ड है, आपने रजिस्ट्रेशन ले ली, आपने गुड्स इंपोर्ट करनी है, आपने ले ली, आपने आप लॉ फर्म है या कंसल्टेंसी फर्म है, आपने दफ्तर के लिए जनरेटर मंगाना है, आपने इंपोर्ट कर ली, अब क्या करेंगे, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो गए, आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। मगर आप सर्विसेज के लिए भी एफबीआर को, हालांकि आप सर्विसेज आपकी उधर फॉल करती है प्रोविंस में। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो है ये सोचनी चाहिए। अब चूँकि एफबीआर का कहना यह है कि हमें जो टॉप लीडरशिप ऑफ द कंट्री की मीटिंग हुई और उधर से बेंचमार्क था कि आपने डिजिटलाइजेशन करनी है, मैकेंजी था या फला था या जिसने भी कहा था, तो अब उनका करनी है तो कर डालो। अगर ठीक है एफबीआर ने का नोटिफिकेशन निकाल देते हैं। अब आप ये देखिएगा ये साल तक ये एक्सटेंशन पे चलता रहेगा ये। और अब इससे क्या होगा कि एक अजीब सा माहौल है, लोगों ने, आप देखें चैम्बर्स ने इसने कहा कि इस पर हड़ताल होगी, फला होगा, ये होगा, वो होगा। अब
काम एफबीआर को पता है कि ये हो भी नहीं सकता, अननेसेसरीली आपने पैनिक करवाया। अब जो काम उस, अगर ये एसआरओ नहीं लाते और एफएमसीजी तक भी रखते, जो काम उस अरसे में हो जाता वो भी नहीं होगा। तो अब होता बाज़ औक़ात, मुझे तो पर्सनली ये फील होता है कि किसी चीज़ को अगर काम नहीं करना होता ना, तो आप उसको इतना कॉम्प्लिकेट कर दें कि वो फिर खुद ही ख़त्म हो जाएगा। आप ट्रैक एंड ट्रेस है, आज तक जो है वो पिंग पोंग ही चल रहा है, इधर हो गया, यूँ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब ये तो 6 साल पुराना प्रोजेक्ट है, 8 साल पुराना प्रोजेक्ट है, ये आज का थोड़ी है। तो 2000 कितने 7-8 साल पुरानी है ये कहानी है। आज तक इस पर कुछ नहीं हुआ। कभी वो जिसको वो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करते हैं वो कोर्ट में चले जाते हैं, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। तो आप एफबीआर को ट्रैक एंड ट्रेस को मॉनिटर करने के लिए जो उनको कैपेबिलिटीज़ चाहिए वो कैपेबिलिटीज़ ही नहीं है। अब अगर शुगर या सीमेंट, शुगर इंडस्ट्री की अगर आपने ट्रैक एंड ट्रेस करनी है तो शुगर मिलें शहर में तो नहीं है, वो तो गांव गोठों के अंदर है। तो वहाँ पे उनके एफबीआर के ऑफिसर्स को आपने क्या लॉजिस्टिक्स दिए? तो वो तो फिर जब शुगर मिलों में बैठेंगे बेचारा जो इंस्पेक्टर या कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर होगा, उसके पास ना बैठने की जगह है ना देखने की जगह है, तो कॉम्प्रोमाइज़ होगा। फिर अब जो 175C लेके आए, आप ये देखें, अब ये 175C वैसे थ्योरी में तो बड़ा अच्छा लगता है कि पाकिस्तान में लोग अपने बिजनेस प्रेमिसेस में चोरियां हो रही हैं और एक वॉचमैन बैठाया जाएगा एफबीआर का तो शायद चोरी ना हो। ये एक थ्योरी में तो बहुत अच्छा लगता है, बट हमारा तजर्बा क्या कहता है, आपका तजर्बा क्या कहता है कि जब एफबीआर का ऑफिसर किसी दुकान पे या ट्रेड बिजनेस के अंदर जाता है तो जो रेवेन्यू मेरे ख्याल से कम हो जाता है, वो तो कोई और चीज़ बढ़ जाती है और कोई और चीज़ कम हो जाती है, वो तो दुकानदार का जाके पार्टनर बन जाएगा। तो मतलब ये चीज़ें अब इस पर ये पावर चले देनी चाहिए थे, चले देती है सेल्स टैक्स में ऑलरेडी ये पावर है। लेकिन 175C ऐसा नहीं लगता कि ये किसी एक दो के मखसूस के लिए, आपने देखा होगा जिस दिन ये आया उसके अगले दिन किसी एक, हाँ, कंपनी, वो ऐसा नहीं था कि वो एक्चुअली उस पर अप्लाई कर दिया गया, किसी एक के लिए तो नहीं आया। और ये बात हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि पाकिस्तान में मैसिव लेवल ऑफ अंडर रिपोर्टिंग है, मैसिव लेवल की चोरियाँ हैं, मैसिव लेवल की मतलब इनइक्विटी है इकोनॉमी के अंदर कि कुछ लोग बिज़नेस कर रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे, डॉक्यूमेंट नहीं है, और कुछ लोग हैं जो टैक्स दे रहे हैं। और हमें नज़र आता है सड़कों पे, बाज़ारों में, हर जगह, अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, कि जो ट्रेड हैं, जो सर्विसेज सेक्टर के अंदर हैं, मतलब वो बेतहाशा मैसिव पाकिस्तान में टैक्स की चोरी है, इसमें कोई शक नहीं है। आप चले जाएं किसी भी मार्केट में चले जाएं, रेस्टोरेंट्स में चले जाएं, मिठाइयों की दुकान पे चले जाएं, कमोडिटी मार्केट में चले जाएं, मतलब और स्कूल्स हॉस्पिटल्स में चले जाएं, हार्डली, और हमारे सब आपके दोस्त ही वहाँ होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, बताते हैं कि कौन टैक्स पे कर रहा है, कोई टैक्स पे नहीं कर रहा। तो ये बात फैक्ट है कि देयर इज़ अ मैसिव लेवल ऑफ टैक्स चोरी इन पाकिस्तान एंड उसका हल भी एक एग्रेसिव होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर इसको हमने ऑटोमाइज़ नहीं किया इस सारे प्रोसेस को, और टेक्नोलॉजिकली उसको हमने कोई ओवरसाइट नहीं रखी, तो देयर विल बी अ सीरियस क्या कहते हैं मिसयूज ऑफ दीज पावर्स एज वेल, एंड एज अ रिजल्ट इसके बाद और नुकसान होगा। क्योंकि इसमें बेसिकली जो सफ़र है वो MNCs और वही सेक्टर करते हैं कि जो इन चीज़ों के अंदर मौजूद है, मतलब जहाँ चोरी कम हो रही है, समझें कि उनके ऊपर एक और बर्डन आ गया कि उनकी प्रीमिस पे लाके बिठा देंगे, उन पर एक और बर्डन आ गया कि रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट को उन्होंने LRO में ला के कर दी कि सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन आज, पहले उन्होंने बिल्कुल ओपन की हुई थी कि कोई भी सिस्टम पे जाए और रजिस्टर्ड हो जाए, और आज उन्होंने इतनी मुश्किल कर दी कि पूरा महीना जो है आप LRO के चक्कर से काटते रहें, खाली आपकी सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, तो फिर उसके पास एक ऑप्शन है कि ठीक है जैसे सब काम करें वैसे मैं भी काम करूँ। इसमें अब मैं बात करता हूँ कुछ बजट प्रपोजल पे बात करें। मैं डिफरेंट बॉडीज़ के प्रपोजल देख रहा था, उसमें एक कॉमन एक था प्रपोजल देखा कि जो टैक्स लॉ अमेंडमेंट 2024 में लेके आया, जिसमें अपील का सिस्टम पूरा उन्होंने चेंज किया, जो 20 मिलियन की थ्रेशोल्ड वाले 10 मिलियन और 5 मिलियन उन्होंने कहा कि कमीशन अपील के पास वो अपील जाएँ, तो सारी बॉडीज़ उसमें गई थी कि इस थ्रेशोल्ड को ऊपर होना चाहिए। और टेक्निकली मैं भी समझता हूँ कि आपने इतनी छोटी छोटी अपील जाके ट्रिब्यूनल में डाल दी हैं, और ट्रिब्यूनल में लगभग एक बड़े केसेस ख़त्म नहीं होते, 1-1 साल तक, 8-8, 9-9 दिन, 100 दिन सिर्फ स्टे वहाँ पे होता है। तो अब ये छोटे केसेस जो है ना वो जाके वहाँ चले गए, ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं, तो और कमीशन अपील एक तरह से ख़त्म ही कर देना चाहिए। या तो फिर अगर 20 मिलियन की एक 19-20 ग्रेड का ऑफिसर बैठ के वो अपील कर रहा है, उसको पूरा दिन बैठ के सिर्फ
10 और 5 मिलियन की खाली अपील करनी है तो, और इतना बड़ा वो स्टाफ इतना बड़ा जोन लेके बैठा हुआ है, तो आई थिंक या तो ये कमीशन अपील को ख़त्म कर दें या तो ये थ्रेशोल्ड को कम से कम 100 मिलियन पे जाना चाहिए। क्या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और देखिए इसमें अनफॉर्चुनेटली इसका इस सारे लास्ट ईयर की जो अमेंडमेंट थी उसका एक पूरा एक बैकग्राउंड था कि जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई और वो कहानी वहाँ से स्टार्ट हुई कि वहाँ पे जो एफबीआर के जो केसेस लगते थे कोर्टों के सामने तो वो एफबीआर अनप्रिपेयर्ड होता था, फिर अनप्रिपेयर्ड होता था या केसेस बुरे बनते थे तो कोर्टें स्टे दे देती थी, फिर स्टे का नंबर एक बन गया कि 3.5 ट्रिलियन का अमाउंट जो है वो कोर्टों में स्टकअप है। तो वो एक एफबीआर ने अगेन मैं समझता हूँ कि मिसलीड किया टू द स्टेट दैट के ये पैसे जो हैं वो अगर हमें आप जुडिशल सिस्टम बेहतर कर दें तो ये पैसे हम अच्छे खासे लेके आ जाएं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमने तो असेसमेंट सही बनाई थी मगर ये अपील सिस्टम इतना वीक है कि हम इसमें पैसे लेंगे, तो वो एक अगेन मिसगाइड या मिसलीड किया गया। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट वहाँ से जो स्टेप लिया गया कि आपने एक अपील सिस्टम ही ख़त्म कर दिया और जो ऑलरेडी क्रिपल्ड ट्रिब्यूनल का सिस्टम था उसको आपने 10 गुना उसके ऊपर बर्डन ज़्यादा कर दिया। तो मेरे हिसाब से अगर ये देखिए नो डाउट इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की और इस्लाहात की बहुत ज़रूरत है अपील सिस्टम में, और ये एक ट्रांजिशन फेज़ में दोनों सिस्टम को चलाया जा सकता था और ट्रिब्यूनल को आप उसकी कैपेबिलिटी, आज ट्रिब्यूनल के मेंबर्स अब इंडक्ट होना शुरू हुए हैं। अमेंडमेंट आया है आपका लास्ट अप्रैल में शायद मेरे ख्याल से, और आज हम मई 25 में यहाँ बैठे हुए हैं पूरे एक और साल लास्ट अभी एक साल के अंदर कुछ 7 या 8 मेंबर्स ऐड हुए और शायद मेरे ख्याल से को 50 शायद हमने करने। तो आइडियली तो ये होना चाहिए था कि बिल्कुल ट्रिब्यूनल को रिफॉर्म करना चाहिए था, प्राइवेट मेंबर लेने, जो इन्होंने ट्रिब्यूनल के हवाले से जो लेके आए हैं रिफॉर्म्स वो बिल्कुल लेके आते, मगर अपील सिस्टम जो था वो पैरेलल चलाते और ट्रिब्यूनल के अंदर नए मेंबर्स भर्ती करने के बाद ट्रिब्यूनल को कहते कि 2 साल के अंदर आपके पास जो बैकलॉग पड़ा हुआ है पिछले 10 साल का, आपने 2 साल में कितना काम ख़त्म किया। फिर जब देखते कि हाँ अब ट्रिब्यूनल इज़ केपेबल टू डिस्पोज ऑफ द अपील्स विद इन अ ईयर ऑफ फाइलिंग, देन आप उसमें से फिर उसको एक अपील जो कमिश्नर अपील का फोरम था वो फिर आप उसको थोड़ा सा पीछे करते ताकि कुछ बड़े केसेस की अपीलें डायरेक्ट ट्रिब्यूनल में चली जाती और फिर हम कमिश्नर अपील को आहिस्ते आहिस्ते उसको ख़त्म करते उसको। अब ये क्या हुआ कि एकदम झटका मारा हमने, कमीशन अपील वर्चुअली ख़त्म कर दिया, 5 या 10 मिलियन या 20 मिलियन तो मतलब छोटे मोटे। अच्छा अब उसमें एक और उल्टा बर्डन हो रहा है, अब कमीशन अपील के ऑर्डर्स जो हैं वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा रहे हैं। अब हाई कोर्ट के अंदर आप इन्वेंट्री बनाएं तो हाई कोर्ट में किसी से भी पूछ लें आप, 15 या 20 साल पुराने रेफरेंसेस आज भी पड़े हुए, वो आज नया रेफरेंस जो फाइल हो रहा है ना वो तो डिस्पोज कर रहे हैं इसलिए कि वो शायद कानून में उनमें लिखा हुआ है कि आपने फला करना है इतने दिन में, मगर पीछे को कोई नहीं देख रहा। तो अब जो नए केसेस भी कमिश्नर अपील से रेफरेंस में जा रहे हैं तो आपने देखी होंगी बहुत सारी हाई कोर्ट के जजमेंट पे ऑब्जर्वेशन, जो क्वालिटी ऑफ द ऑर्डर्स रिटन बाय द कमिश्नर अपील्स, या दूसरा ये भी एक है कि वो तो असेसिंग ऑफिसर के बाद कमिश्नर अपील और फिर हाई कोर्ट, तो जो हाई कोर्ट को एक चाहिए होता है कि एक फैक्ट्स असर्टेन हो जाए, इसलिए कि अब हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट भी कर दिया। अब वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के लिए जब 2 अपील अथॉरिटीज़ से एक केस निकल के आगे जाता है तो केस फैक्ट्स में सिमट जाता है और हाई कोर्ट के पास फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ को समेट के और फिर उसका आंसर कर देता है। अब आपने दोनों इस लास्ट ईयर के अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस से 2 आपने अपील फोरम्स को और ख़राब कर दिया जो ऑलरेडी प्रॉब्लम में थे। ट्रिब्यूनल को आपने ओवरबर्डन कर दिया विदाउट हैविंग एनी रिफॉर्म्स इन द स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रिब्यूनल। नंबर 2, हाई कोर्ट ऑलरेडी ओवरबर्डन था पिछले टैक्स के केसेस के हवाले से, उस पर आपने डायरेक्ट कमीशन अपीलों की रेफरेंसेस जो हैं वो डाल दिया आपने। ट्रिब्यूनल से होते हुए जो आएंगे ही, ट्रिब्यूनल वाले भी तो हाई कोर्ट आएंगे ना, थोड़ी कि ट्रिब्यूनल वाले सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, वो एक रूट से आ रहे हैं, फिर कमीशन अपील से भी आएंगे। और कमीशन अपील तो बहुत छोटे छोटे केसेस वहाँ पे जाएंगे हाई कोर्ट में, उस हाई कोर्ट
और दूसरा ये कि फिर जो कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन जो है ना, अब आप देखें कि 50,000 की कमर्शियल फीस का है छोटा केस होगा, बेचारा वो हाई कोर्ट का वकील करेगा। नहीं, 50,000 से चालान की फीस भरेगा। हाँ, तो वो मतलब ये चीज़ें जो हैं, मतलब आई डोंट नो ये किन जगहों पे ये डिस्कस करते हैं चीज़ों को और फिर इसको छोटे इम्प्लीमेंट केस के करते हैं। साथ 3 इशू हैं। एक 50,000 के जो चालान अपील फीस है, उसके बाद वो हाई कोर्ट में स्टे लेगा 30% पे करने के बाद, और उसके बाद फिर जो भी लीगल काउंसिल की फ़ीस होगी। अब सोचें कि 10 मिलियन वाला जिसका केस है, उसके पास कहाँ से होगा कि वो 30% ये भी दे और ये भी दे। बिल्कुल। तो इसका मतलब तो ये है कि इन सारी अमेंडमेंट्स का कोई प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट ही मतलब नज़र नहीं आता कि ये वही वाली बात आपकी कि ये एफ मतलब गवर्नमेंट को कोई मिसगाइड करता है और ये रातों रात बना के उसको लेके आ जाते हैं, और फिर बाद में इनको पता चलता है कि क्या हुआ इनके साथ। देखिए ना, 7E ये लेके आया, ये CVD लेके आया, ये 4C लेके आया, ये विंडफॉल लेके आया, इन सब पे क्या हुआ, ये बजट में आते ही जाके ये कोर्ट में चैलेंज हो गई, और सारी की सारी आज भी 50% पे अगर स्टे है तो 50% बहुत सारी जगह पे तो नाजिर के पास है, मतलब पैसे रखे हुए हैं। तो गवर्नमेंट के पास तो अल्टीमेट किसी तरह की रिकवरी हुई नहीं मतलब। तो एक एक चीज़ और भी इसमें जगह मैं देखा था, काफ़ी जगह पे बजट प्रपोजल पे कहता है, ये जो मिनिमम टैक्स की जो रिजीम लेके आए कि इन्होंने सारों को मिनिमम टैक्स कर दिया, ये एक पॉजिटिव था कि 153, 148 और एक्सपोर्टर को सबको मिनिमम कर दिया। अब आज टैक्स पेयर और आज ये सारी बार्स और सारी अकाउंटिंग बॉडीज रिक्वेस्ट कर रही हैं कि 1-2% आप टैक्स रेट बढ़ा दें, लेकिन इनको आप फाइनल टैक्स रिजीम में लेके आ जाएँ। तो आप क्या समझते हैं, ये वापसी उसी तरफ मामला नहीं जा रहा कि फिर FTR में आ जाएगा और फिर बुक्स का ना बनना और फिर रिकॉर्ड का ना बनना और फिर अगेन डॉक्यूमेंटेशन का सिरे से गायब हो जाना? देखें, बात आपकी ठीक है। इन प्रिंसिपल ICAP की अगर मैं बात करूं, जिससे मैं बिलोंग करता हूं, और इसके अलावा और जो इस किस्म के इंस्टीट्यूशंस हैं, और हमेशा एक डॉक्यूमेंटेड सेक्टर की यही रिक्वेस्ट होती थी गवर्नमेंट से कि फाइनल टैक्स रिजीम को ख़त्म करें ताकि डॉक्यूमेंटेशन इंप्रूव हो। यस, उसके अंदर आप टैक्स रेट्स कम कर दें, ये कर दें, सब चीज़ें कर दें, बट एक पार्ट ऑफ द सेगमेंट जो है ऑफ द इकोनॉमी फाइनल टैक्स रिजीम में होगा, तो देन दैट कैन क्रिपल दी अदर सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी, और वो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। लास्ट ईयर एक्सपोर्टर्स को हम मतलब FBR जो है या गवर्नमेंट जो है वो मिनिमम टैक्स रिजीम में लेके आया। अभी शायद पता नहीं आपने पढ़ा होगा कि नहीं कि SIFC ने भेजी है अपनी रिकमेंडेशन टू दी FBR कि FTR रिजीम को दोबारा बहाल किया जाए फॉर एक्सपोर्टर्स। SIFC ने लिखा है। अच्छा। और उसकी रीजनिंग लिखी है कि इसमें रिफंड्स आएंगे, एक्सपोर्टर्स के रिफंड्स प्रॉब्लम में जाएंगे, तो फिर एक्सपोर्टर्स डिस्करेज होगा, एक्सपोर्ट इज़ वेरी मच असेंशियल फॉर द कंट्री, फलां टिकना, ये सब चीज़ें इन्होंने। अब आप SIFC ने लिखा है, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते ये तो हैं अप्रूव कि होना ही होना है। तो मतलब होता है नहीं होता, अल्लाह बेहतर जानता है। बट मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि मतलब एक ये भी देखने वाली बात है कि एक हाईएस्ट फोरम ऑफ द कंट्री जहाँ पॉलिसी मेकिंग है, वो एक अपना माइंड बना के, और ये वाला पॉइंट देखिए, मैं इस बात से मैं बिल्कुल हमदर्दी है एक्सपोर्टर्स के साथ कि जब ये इस सिस्टम में जब आए इनको लेके आए, तो वहाँ पे भी इन्होंने फिर चेक एंड बैलेंस रख दिया, दो मिनिमम टैक्स लगा दिए, एक 1+1 की विदहोल्डिंग रिजीम प्लस वो कर दी, पर 113 भी अपनी जगह खड़ा हुआ है। तो आज एक्सपोर्टर्स को तो क्या करना है, उसको तो ये करना है कि प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा, नफ़े पे या जो भी प्रॉफिट है उस पर टैक्स कैलकुलेट करेगा, फिर एक 154 का मिनिमम टैक्स का चेक लगाएगा, फिर 113 का मिनिमम टैक्स का चेक लगाएगा, फिर 113C का और ACT का चेक लगाएगा, और फिर अपना रिटर्न सबमिट करेगा। तो ये सारे प्रोसेसेस के अंदर इसका जो हल करना है, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सारी हमदर्दियाँ हैं हमारी एक्सपोर्टर्स के साथ कि उनको इस सिस्टम में लेके आएँ, उससे रेवेन्यू क्या इकट्ठा होगा। और एक्सपोर्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डॉक्यूमेंटेशन का अगर इनका ऑब्जेक्टिव था, एक तो ऑब्जेक्टिव ये था कि एक्सपोर्टर नफ़ा बहुत कमाते हैं, प्रिजम्पटिव के अंदर हैं, तो सरकार को टैक्स कम मिल रहा है। अब हम देखते हैं 1 साल के बाद कि जो एक्सपोर्टरों ने अपना जो बुक्स में प्रॉफिट दिखाएंगे, तो वो क्या दिखाते हैं और कितना एडिशनल रेवेन्यू आता है। इसलिए कि एक्सपोर्टर्स को भी पता है कि हमने नफ़े को, देखिए एक्सपोर्टर्स जो हैं वो अपनी सेल साइड तो छुपा नहीं सकते, मगर उनकी जो एक्सपेंडिचर साइड है ना, उसमें आराम से बहुत सारी चीज़ें आप जो है वो आगे पीछे कर सकते हैं।
लोकल ट्रेडिंग ऑफ यार्न में आपने दिखा दिया, इतने की कॉटन आई, इतने की नहीं आई, फला आया। आपने बुक्स, आउट ऑफ बुक्स आपने उसकी टॉल मैन्युफैक्चरिंग कर दी, खर्चा पूरा दिखा दिया। बिजली बन रही है आपकी जनरेटर से, सोलर से, मतलब बहुत सारे इसमें एरियाज़ हैं जिससे आप उनकी एनालिसिस नहीं कर सकते कि यार इतनी तुम्हारी कंजम्पशन है तो इतनी आउटपुट होनी चाहिए। तो खर्चा ज़्यादा नज़र आएगा बुक्स में, प्रॉफिट नज़र आएगा नहीं, और फिर ये एक झगड़ा शुरू होगा। फिर ये पॉइंट इसका मतलब है कि ये सही है कि 1-2% रेट बढ़ा दिया जाए लेकिन इनको वापसी FTR में लेके आ जाए। देखिए, इसकी दोनों बातें, मैं इसको कोई बड़ा, देखिए मैं अगर थ्योरी में अगर आप उसे एज अ प्रोफेशनल कहें तो मेरे हिसाब से किसी भी जगह कोई भी मिनिमम टैक्स रिजीम नहीं होनी चाहिए, नहीं बट चाहिए। एट द सेम टाइम फिर मिनिमम टैक्स रिजीम भी ना हो। अगर सरकार में इतनी स्ट्रेंथ है या FBR में इतनी स्ट्रेंथ है कि फाइनल टैक्स रिजीम इसलिए नहीं होनी चाहिए कि डॉक्यूमेंटेशन हो, तो फिर मिनिमम टैक्स रिजीम भी नहीं होनी चाहिए। मिनिमम कौन सी 153? मतलब किसी भी मिनिमम टैक्स रिजीम नहीं होनी चाहिए ना। क्या आपका 148 भी मिनिमम है, 153 भी मिनिमम है, 154 भी मिनिमम है। तो FBR ने तो फिर करा ये कि अपना रेवेन्यू तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और आपने टैक्स पेयर का बर्डन बढ़ा दिया। तो या तो फिर एक फैसला करें कि फाइनल टैक्स रिजीम हो, फिर सब, और फिर हो तो फिर सबके लिए हो, फिर सबके लिए फिर सबके लिए हो। फिर आप एक अमाउंट GDP की बेसिस पे विदहोल्डिंग को कैलकुलेट करें, वर्क बैक करें कि आपने 12 ट्रिलियन 13 ट्रिलियन कैसे इकट्ठे करने, एक एक्स अमाउंट ऑफ विदहोल्डिंग हर स्टेजेस पे कलेक्ट कर लें और कहें कि यार अब आप छोड़ दें, मतलब हमें प्रॉफिट देखने की ज़रूरत नहीं है, और टैक्स इकट्ठा करें। तो टैक्स कलेक्शन इज़ दी ऑब्जेक्टिव, देन ऑब्वियसली रेट बढ़ा के FTR कर लें, और फिर एक को नहीं करें फिर सबको करें। फिर अगर नहीं करना तो डॉक्यूमेंटेशन की अगर आपने बात करनी है थ्योरी में, तो फिर किसी का भी नहीं हो, मगर फिर मिनिमम टैक्स रिजीम भी ना हो। और अगर मिनिमम टैक्स रिजीम रखनी भी है तो कम से कम उसके मिनिमम टैक्स रिजीम के रेट को तो कम करें ना, और फिर उसमें कैरी फॉरवर्ड का भी तो आप सिस्टम देना। जैसे 113 में कैरी फॉरवर्ड का सिस्टम है, तो मिनिमम टैक्स जो है आपका टैक्स कलेक्ट हो गया, तो उसका और जो एक्चुअल टैक्स का जो डिफरेंशियल है वो कैरी फॉरवर्ड आपने नहीं दिया, सिर्फ 113 का दिया है। 153 का, 148 का, 154 का, किसी का भी मिनिमम टैक्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। तो क्यों कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं दे रहे आप? दैट मीन्स दैट कि वर्चुअली तो आपने प्रेजम्पटिव टैक्स ही लगाया हुआ है, मगर प्रॉफिट पे ज़्यादा टैक्स लगने से और आप अपने पास भी पैसे ले जाएं। सही बात। तो मतलब ये जो दोगला निज़ाम जो है ना, वो नहीं चलना चाहिए। ठीक है। एक बस आखिरी एक छोटा सा बस और सवाल, जो एक टैक्स लॉ अमेंडमेंट एक और भी 2024 में एक बिल आया था, आपने देखा होगा, जहाँ पे नॉन फाइलर को उन्होंने बंद कर दिया था, बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता, बैंक अकाउंट प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, गाड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, गाड़ी नहीं खरीद सकता। बस वो प्रपोज हुआ, उसके बाद वो स्टैंडिंग कमेटी में आया, कुछ रिकमेंडेशन आई, उसके बाद में वो गायब हो सुनने गया। में तो ये आया है कि वो इस बजट में आ जाएगा। अच्छा। और उसके कुछ रैशनलाइज की गई हैं कुछ चीज़ें, और उसको जो उसके जो कंटोर्स थे, जो बड़े हार्श थे, जो बड़े डिफ़िकल्ट थे, तो वो आई थिंक उसको थोड़ा सा, इसलिए कि मेन प्रॉब्लम उसमें ये आ रहा था कि अपना जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी की बात करें या किसी भी उसकी बात करें, अगर एक नॉन फाइलर है तो वो उसको उन्होंने कहा कि आपकी इतनी वेल्थ होनी चाहिए। अब वो नॉन फाइलर को उन्होंने कहा कि यार तुम एलिजिबल, हाँ एलिजिबल पर्सन, और ये सारी कहानी थी। तो वो एक उसमें उसको कैसा निज़ाम होगा, वो कैसे उसको बैंकर या रजिस्ट्रार ऑफ द प्रॉपर्टी, उसके पास विजिबिलिटी कैसे आएगी? शोरूम वालों के पास आप जाके दिखाएंगे वेल्थ स्टेटमेंट के मेरे पास। तो अब अगर मेरे पास वेल्थ है मगर कैश नहीं है, मगर मैं ड्यूरिंग द ईयर मेरे पास कैश आ गया और मैं कोई एक इन्वेस्टमेंट बेच के दूसरी इन्वेस्टमेंट ले रहा हूँ, तो मतलब ये चीज़ें वो थी। उसके लिए उन्होंने स्टेटमेंट तो अब आई थिंक अगेन ये एक बहुत मुश्किल है। हाँ, ये बहुत मतलब देखे ना कि ये अगेन एक मिसलीड किया गया। अब इसमें क्या पहले सरकार ने BR से ये नहीं पूछा कि आप कहते हैं कि नॉन फाइलर जो हैं एक न्यूसेंस है, नॉन फाइलर जो हैं उनको इकोनॉमी में कोई उनका राइट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो क्या नॉन फाइलर का डेटा आपके पास पिछले 10 साल का मौजूद नहीं है? क्या ये मुझे बताएं कि प्रॉपर्टी का डेटा, मतलब दो ही बड़ी चीज़ें ना पाकिस्तान में जहाँ पैसे छुपाए जाते हैं, प्रॉपर्टी है, करेंसी है, और अपना क्या कहते हैं गाड़ियाँ हैं, अब डॉलर है, गोल्ड है, ये 4-5 चीज़ें हैं जिसमें पैसे छुपे हुए होते हैं। अब अगर दो बड़ी चीज़ों की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टी का डेटा आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास है, प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ और फेडरल गवर्नमेंट मिल के एक इन्वेंट्री बनाएं
कि पाकिस्तान में 90 ट्रिलियन की रियल इस्टेट है, 90 ट्रिलियन का ओनर कौन है, उसको मैच कर ले कि इसके मालिक ने वेल्थ में दिखाया हुआ है कि नहीं दिखाया हुआ। छोटी चीज़ें निकाल दें, मतलब उसको छोटा कर दें, मगर फिर भी एक इन्फॉर्मेशन तो बन सकती है ना। फिर जो वो प्रॉपर्टीज़ जो आज वेल्थ में डिक्लेयर्ड नहीं है, उनको आप नोटिस दें, उनसे पूछ लें, उनसे प्रॉपर्टी या तो बेनामी में कॉन्फिस्केट कर लें, या एक और सेक्शन है इनकम टैक्स लॉ में जिसमें कॉन्फिस्केशन के पावर्स हैं, तो आप उसको उठा लें। लाइक वाइज बैंक अकाउंट में बेताज, भाई बैंक अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन आज FBR में 165B में और सब जगह पूरी मौजूद है, पूरी FBR के पास सब मौजूद कुछ है। मौजूद है, बिल्कुल। अब आपने बैंकों को कहा कि डेटा एनालिटिक्स करेंगे और जो डेबिट क्रेडिट एंट्रीज का जिस पर्सन के बारे में बताया जाएगा वो डेटा एनालिटिक्स करके FBR को रिपोर्ट फराहम करेगा कि इसके पास जितनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन है उतनी वेल्थ है कि नहीं है। अरे भाई ठीक है, होना ज़रूर चाहिए, मगर इसका तो ज़्यादा आसान ये हल ये है कि पिछले 5 साल की बैंक स्टेटमेंट्स आपके पास मौजूद है, उनको पहले आप उनको माइनिंग करें उनकी, और उन्हीं में से बड़े आप निकाल लें जो करंट अकाउंट खुलते हैं साल में और साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं। और हमें पता है किस तरह ये बैंकों के अंदर अकाउंट्स में काम होता है। तो ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल मौजूद है, FBR को क्यों स्टेट कन्फ्रंट नहीं करती कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन मौजूद। गाड़ियाँ, अब गाड़ियाँ जो हैं का डेटा कोई मुश्किल काम तो नहीं है। गाड़ियों में तो हर साल वो ट्रांसपोर्टर भी जाता है, बड़ी गाड़ियाँ भी लेके जाता है व्हीकल टैक्स भरने के लिए, छोटी गाड़ियाँ भी जाती हैं उनके पास। तो नई गाड़ियाँ हो, पुरानी गाड़ियाँ हो, सबका डेटा मौजूद है। वो आप उसको चेक कर लें किसके पास कौन सी गाड़ी है और उसने डिक्लेयर की हुई है कि नहीं की हुई। अगर अनरजिस्टर्ड ने भी ज़्यादा टैक्स भर के तो गाड़ी ली हुई है तो 10 शेड्यूल में लिखा हुआ था कि उसकी असेसमेंट होगी, तो क्यों नहीं करी। तो FBR अगेन मैं समझता हूँ कि ये मिसलीड कर रहा है स्टेट को, और ये कह रहा है कि ये लॉ लाएंगे तो पाकिस्तान में हम इन्फोर्समेंट कर सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं हो सकती। ये गलत एडवाइस दी जा रही है गवर्नमेंट को। इसमें जो 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 प्रॉपर्टीज़ की बात है, आज ये प्रॉपर्टी का डेटा आप जैसे आपने बोला कि आज पूरा इकट्ठा कर लिया जाए कि रियल इस्टेट की क्या वैल्यू है। अब यहाँ वैल्यू के अंदर भी तो मसला है। बिल्कुल यहाँ पे मैं 100 रुपये की चीज़ खरीद रहा हूँ, वो तो आज FBR में भी 20 रुपये आप की। चले जाएं 30% या 25% पे अच्छे अच्छे इलाकों में प्रॉपर्टी 100 रुपये की चीज़ FBR वैल्यू में 30 से 40 रुपये की है। तो अब क्या होगा? एग्जैक्टली, तो वो तो ट्रांजेक्शन हुई उस पर, ये खाली FBR वैल्यू पे एग्रीमेंट बन रहा है, FBR वैल्यू पे, एक्चुअल वैल्यू अब इसमें मुझे कोई बता रहा था या मैंने पढ़ा था कि FBR कहता है कि कोई वर्ल्ड बैंक के साथ एग्रीमेंट हुआ था कि FBR वैल्यू जो है वो 80% ऑफ दी प्रोविंशियल वैल्यूज़, मतलब अगर प्रोविंशियल वैल्यू 80 है तो FBR 100 से ज़्यादा नहीं कर सकता। अच्छा। अब उन्होंने कहा कि पहले प्रोविंस अपनी वैल्यू अपग्रेड करेंगे अच्छा। तो हम अपनी करेंगे। अब ये भी एक मुल्क के साथ नाइंसाफ़ी है ना कि आपने कोई ऐसी ये कहाँ का है कि FBR, अब फिर आपने प्रोविंस, अब बलूचिस्तान असेंबली पहले या मतलब आपने करा क्या, मतलब कि जब चारों प्रोविंसेस जब तक अपनी वैल्यूज़ को वो नहीं अपग्रेड करेंगे तो आपकी FBR की वैल्यू इंक्रीज़ नहीं होगी। वो करेंगे नहीं। ये चारों अब कभी आपने नहीं बहाना आएंगे तलाश कर लिया कि आपने वो नहीं करना काम। हाँ, अब देखें इसमें फिर बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं कि FBR वैल्यूज़ इंक्रीज़ होंगी तो किन लोगों को इफ़ेक्ट होगा। वो लोग फिर ऐसे रास्ते तलाश करते हैं कि जिनमें ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ती और वो वहीं रुक जाती हैं और सुपर टैक्स आता रहेगा, सरचार्ज आता रहेगा और हम टैक्स भरते रहेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया, बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन हुई। इंशाल्लाह जो है वो दोबारा आपके साथ करेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।